सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो देखिए, हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। मतलब पिछले टॉपिक में देखो हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ही तो पढ़ी थी। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में क्या पढ़ा था हमने, देखो लाइन चार्ज के लिए पढ़ लिया था हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब कैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए किया था। प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बाद हमने एक कंडक्टिंग शेल के लिए किया था, एक सिलेंड्रिकल शेल के लिए किया था, लेकिन दोनों कंडक्टिंग थे। लेकिन जो आज हमने करना है वो हमें करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, लेकिन एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए और एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड जो आपका सिलेंडर होगा उसके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। यानी देखो बेटे, देखो एक तो होता है शेल, शेल जो होता है वो होता है होलो, अंदर से खाली होता है, और एक होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब जो अंदर से भरा हुआ हो। देखो अगर आपका कंडक्टिंग शेल चाहे सॉलिड हो और चाहे आपका होलो हो, जो भी चार्ज होता है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे ही रिजाइड हो जाता है, मतलब टोटल चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। लेकिन जब हम एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा वॉल्यूम पे फैलता है। जो भी चार्ज होता है वो कहाँ पे फैलता है? वॉल्यूम पे फैलता है। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने ये एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया। ठीक है, भरा हुआ है पूरा अंदर से। ठीक है, ये भरा हुआ है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, जब ये हमने यहाँ पे देखा, हमें क्या, इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज स्प्रेड कर दिया। तो जो भी क्यू चार्ज इसको हम देंगे, हमने इसको क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? क्यू। जितना भी हम इसको चार्ज देंगे वो जो भी चार्ज होगा, जैसे हमने प्लस क्यू दिया, फिर नेगेटिव चार्ज दिया, कुछ भी दिया, वो इस सारा का सारा इसके वॉल्यूम पे रिजाइड हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम पे फैल जाएगा। जो भी चार्ज होगा, मतलब जो भी चार्ज होगा वो इसके वॉल्यूम पे होगा। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम याद करें, कौन सा, अगर हमें कंडक्टिंग स्फीयर की या फिर कंडक्टिंग शेल की बात करें तो हमने देखा था वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पॉइंट पे निकाली थी, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड। सेम कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के बाहर में निकालेंगे पहले हम आउटसाइड द स्फीयर। सबसे पहला हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर या फिर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो वो देखिए ध्यान से। अभी तो हम यहाँ से एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इसकी रेडियस, ये अगर सेंटर मान ले और इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल r मान ले, और इस सेंटर से कहीं r डिस्टेंस एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, दिस r इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी ये जो r है वो स्मॉल r से बड़ा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये r जो है, यानी ये पॉइंट जो P है इस स्फीयर के कहीं बाहर में लाई करता है। क्लियर है? अब हमें हमारे 4 पॉइंट याद होने चाहिए। अगर आपको हमारे 4 पॉइंट याद है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा हमारे लिए। तो हमने बोला लेट अस कंसीडर, पहला पॉइंट वही था हमारा, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस such that the given point Gaussian surface in the form of imaginary sphere, in the form of an imaginary sphere, such that the given point lies within the surface.
देखिए ये जो पॉइंट P है भाई, इस पॉइंट P को इस तरह से कंसीडर करिए कि ये जो गिवन पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, हमारी गॉसियन सरफेस में लाई करेगा। तो देखो बेटे, स्फीयर के लिए गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही होगी। देखिए ध्यान से, इस स्फीयर के लिए एक इमेजिनरी स्फीयर, हमें एक इमेजिनरी स्फीयर मान ले, तो वो जो इमेजिनरी स्फीयर है इस स्फीयर की गॉसियन सरफेस होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गॉसियन सरफेस में दो चीज़ें कॉमन थी। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए। दूसरा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात करेंगे तो रेडियली आउट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ से होगा या नहीं होगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ds कट कर लूँ तो आप बोलोगे सर उसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलरली नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे भी नॉर्मली आउटवर्ड होगा। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये हमारी एक गॉसियन सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हर जगह पे सेम डायरेक्शन में है। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे भी E है, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और बेटे ये R जो है ये तो हम चेंज ही नहीं होने दे रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ठीक है, विद इन द सरफेस सच दैट, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो R इज ग्रेटर देन R। ठीक है, अब हमें याद है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds हमें निकालना है, यही तो निकालना है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। मैं इसको लिख सकता हूँ E ds कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, हर जगह तो एंगल सेम है। और देखिए ds, स्मॉल सरफेस है ds, 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 इन सभी ds को जोड़ते चले जाएंगे तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी इसकी 0 to 4 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, E तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि E तो हर जगह पे सेम, हमने E को बाहर ले लिया। कोस थीटा, हर जगह कोस एंगल जो है 0, कोस 0 1 होता है, और मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, ds का इंटीग्रेशन हमने कर दिया s, 0 से 4 पाई r स्क्वायर। कितना आया? 0 से 4 पाई r स्क्वायर। लिमिट रखोगे, अपर लिमिट 4 पाई r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, यही तो आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds कितना आ गया बेटे, E इंटू 4 पाई r स्क्वेयर। ये हम याद रखेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds हमारे पास कितना आ गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वेयर। ये हम याद रखेंगे क्योंकि अभी से हमें चार्ज एनक्लोज्ड भी तो निकालना है कि इस स्फीयर पे, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो देखिए, चार्ज एनक्लोज्ड, थर्ड पॉइंट, बाय द सरफेस। देखो, अब मैंने बोला हमने इसको क्यू चार्ज दिया था नहीं दिया था, यानी जो भी क्यू चार्ज था वो इसके वॉल्यूम पे फैल गया। भाई जो भी क्यू चार्ज था वो कहाँ पे फैल गया, इसके वॉल्यूम पे फैल गया। तो हमने बोला कि इसके पास, हमने बोला इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। भाई हमने बोल दिया स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो, क्योंकि जो भी चार्ज है वो वॉल्यूम पे फैल रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो रो होगा वो होगा Q बाय V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से Q कितना आ गया आपके पास, रो V। Q कितना आ गया आपके पास, रो इंटू V। और ये वॉल्यूम किसका है बेटे, अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड आ गया। अप्लाई गॉस थ्योरम, तो हमने बोला बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू QV बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई चार्ज हमारे पास कितना है, रो V, सॉरी नॉट QV,
रो वी बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, देखो ये भाई ये गोज थ्योरम होती है नहीं होती, क्यू कितना है रो वी एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस कितना है ई इंटू 4πr² इंटू 4πr² इज इक्वल टू रो कितना, रो तो रो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होना, वॉल्यूम देखो अंदर वाले स्फीयर का बेटा जो चार्ज है वो अंदर वाले स्फीयर पे फैल रहा है, तो वॉल्यूम भी अंदर वाले स्फीयर का ही होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया नहीं हो गया। अब बचा क्या आपके पास, जो भी बची हुई टर्म है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास बची हुई टर्म क्या आती है, देखिए ध्यान से, हमारे पास जो टर्म बची हुई है वो क्या आ रही है, वो आ रही है E इज इक्वल टू, देखो रो आर क्यूब अपॉन ये नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट और ये r² वहाँ पे चला जाएगा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब देखो बेटे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये बोलना चाहते हो कि भाई इस स्फीयर के अंदर, मतलब इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, तो आप बोलोगे सर क्यू ही तो चार्ज बंद था, तो ठीक है आप क्यू से इसको रिलेट कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², यही तो आएगा, है ना। अब देखो क्यू क्या है, जो भी चार्ज इसके ऊपर है वो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया r² के, आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रो क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, और बेटे रेडियस जो इनर स्फीयर की वो थोड़ी चेंज होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया r², यानी ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, कोई सा भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे, ठीक है। सो ये आउटसाइड यानी स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल r², यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे, आप डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे तो क्या चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें निकालना है ऑन द सरफेस। बेटे अगर आप ऑन द सरफेस की बात करोगे तो ऑन द सरफेस देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भाई हमारे पास आउटसाइड में आया है, या तो आप लिख लो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², या फिर आप लिख लो रो r² बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r², ये लिख लो, कोई सा भी मान लो जो आपका मन करे, ठीक है, एज यू विश। अब ध्यान से देखिए ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, देखो सरफेस पे आपको निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कितना चार्ज बंद है अंदर Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। भाई वही चार्ज अंदर बंद है, यानी जो ये डिस्टेंस चेंज होकर के, यानी अब ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया नहीं आ गया, फिर से वही, ये ऑलरेडी एक गॉसियन सरफेस है, बिल्कुल है, कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds निकालोगे तो कितना आएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल r², ये आएगा या नहीं आएगा। चार्ज एनक्लोज्ड, ऑलरेडी Q चार्ज एनक्लोज्ड है, इसको इस टर्म में लिखना चाहते हो उसमें लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगी ऑन द सरफेस, ठीक है। अब देखिए ये आ गई सरफेस पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², देखो ये जो आ रहा अब ये चेंज हो गया इस आर में, हो गया नहीं हो गया। अब हम निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर यानी स्फीयर के जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। सबसे पहले तो हमने अंदर में ना ये पॉइंट P मान लिया, ये पॉइंट P1, भाई ये जो पॉइंट P1 है ये स्फीयर के इनसाइड में लाई करता है, हमने कंसीडर कर लिया कि जो आपका ये गिवन पॉइंट है ये स्फीयर के इनसाइड में है, पॉइंट P1, क्लियर है। अब सबसे पहला पॉइंट कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस सच दैट द गिवन पॉइंट लाइज विद इन द सरफेस, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस फिर से एक स्फीयर की फॉर्म में कंसीडर कर ली, किसकी फॉर्म में कंसीडर कर ली,
भाई हमें स्पेयर के फॉर्म में गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली सच दैट द गिवन पॉइंट लाइज विद इन द सरफेस। बात तो वही है भाई, हमने बोला लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस in the form of an imaginary sphere और देखिए r1 डिस्टेंस पर r1 जो है वो स्मॉल r से छोटा है, ठीक है, सच दैट द गिवन पॉइंट लाइज विद इन द सरफेस। भाई इससे ये पता चल जाता है कि ये जो हमारा पॉइंट P1 है ये सरफेस में ही लाई कर रहा है। दूसरा क्या है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब देखो ध्यान से, वही है, देखो अब जो चार्जेस है वो कम वॉल्यूम पे आ गए, अंदर आ गए या नहीं आ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वही बाहर की तरफ अभी भी, ठीक है। और स्मॉल जो ds सरफेस है और उसका एरिया वेक्टर अगर हम ये ले लें तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अभी भी सेम डायरेक्शन में, तो ये गॉसियन सरफेस है। तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट हमें 0 से 4 पाई r1 स्क्वायर मिलेंगी, ठीक है। ई डी एस कोस थीटा, हर जगह एंगल 0, तो थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, ds का इंटीग्रेशन s 0 से 4 पाई r1 स्क्वायर, यही तो आएगा। यानी आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कितना आ गया, e इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर, ये आ गया आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब देखो बेटे तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा पॉइंट हमारा क्या बताता है कि जो अंदर में, भाई जो हमारा अंदर में जो स्पेयर बना है गॉसियन सरफेस का, जो इमेजिनरी स्पेयर बना है, उसके अंदर कितना चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब ध्यान से देखा जाए तो देखो इतना वॉल्यूम जो है ना वो बाहर चला गया, यानी ये जो चार्ज है ये इमेजिनरी सरफेस के आउटसाइड में लाई करता है, यानी ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। भाई इसके अंदर कितना चार्ज है वो मैटर करता है नहीं करता है। भाई देखो हमने बोला था कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी मानी थी, रो, और रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये तो बेटे चेंज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी वॉल्यूम पे चार्ज फैलेगा वो यूनिफॉर्मली फैलेगा ही नहीं फैलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि जो भी चार्ज फैल रहा है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली फैल के चल रहा है। तो देखिए नाउ इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, देन देखो अगर रो को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माने तो देखिए अंदर वाले वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाय V। तो हमारे पास Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो इंटू वी, और वॉल्यूम इतने वॉल्यूम पे ही तो चार्ज फैल रहा है, तो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r1 ये तो आएगा पाई r1। अब देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, गॉस थ्योरम अप्लाई करो और हो गया आपका काम। बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, फोर्थ पॉइंट तो यही था। भाई अगर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो तो देखिए क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, ये होगा या नहीं होगा। ई डॉट डी एस कितना है, E इंटू 4 पाई r1 स्क्वेयर, और Q कितना है, रो इंटू 4 पाई r1 बाय 3 अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये r स्क्वेयर से r1 टाइम्स कैंसिल आउट, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, भाई E इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, E इज इक्वल टू आपके पास आ गया रो r1 बाय 3 एप्सिलॉन नोट।
अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में क्या ही है, रो r1/3 एप्सिलॉन नॉट। बेटे जो कंडक्टिंग स्फीयर था आपका, जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड में कितनी आ रही थी, 0। लेकिन यहाँ पे नॉन ज़ीरो है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। देखो आपको भी लग रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो थोड़े वॉल्यूम पे, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम पे, यहाँ पे और ज़्यादा वॉल्यूम पे। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही, नंबर ऑफ चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है, चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है, यस बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ध्यान से देखिए क्या आएगा। अगर मैं ये वाई एक्सिस पे ई मान लूँ और एक्स एक्सिस पे मैं आर मान लूँ, और ध्यान से देखिए मैंने एक स्फीयर बनाया, इमेजिनरी स्फीयर बनाया और इस तरह से बनाया कि ये जो एक्सिस है इसके सेंटर पे लाई करे। तो देखो अंदर में मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इतना है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई मान लूँ तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, यहाँ पे और कम होगा। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी सरफेस तक, फिर उसके बाद सरफेस के बाहर में डिक्रीज़ होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, नहीं होती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये, यानी ये जो एरिया आएगा, सॉरी ये वाली जो पोर्शन आएगा ये आएगा आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ये वाला जो पोर्शन है ये है इनसाइड द स्फीयर, और ये वाला ऑन द सरफेस है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आप उतार सकते हो इसको। तो आइए देखिए उसी टॉपिक के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, बोल रहा है हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर है, एक डाइलेक्ट्रिक का बना हुआ स्फीयर है, ठीक है। और ये जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है। इसमें एक टनल है अंदर, एक टनल, ठीक है, ये एक टनल अंदर। बोल रहे स्फीयर जो है उसकी रेडियस जो है r है, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है रो, ये दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये दिया हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिसकी रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। बोल रहा है इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है -q और इसका मास है m। बोला एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इसके सेंटर पे, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है -q और मास है m, ठीक है। बोल रहा है इसको ना स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है r डिस्टेंस तक, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है r डिस्टेंस तक। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालिए उस शूट में या फिर उस टनल में, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है इसको, अप्रोच कैसे करना है। देखो अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो देखो हमें पता है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, होता है, बिल्कुल अभी पढ़ा हमने। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट होता है, यही तो होता है। अब हमने इसको डिस्प्लेस किया है कितना, r डिस्टेंस तक। तो जहाँ तक हमने डिस्प्लेस किया है इस पॉइंट पे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, इतना, यानी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। देखो फोर्स एक्सपीरियंस कितनी होगी, -QE।
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस क्यू ही, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस क्यू। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो आप, तो फोर्स कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस क्यू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, होगा या नहीं होगा। अब चार्ज पार्टिकल के पास मास कितना है, एम, तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए उसके ऊपर, एम ए, ये वाली फोर्स लगनी चाहिए। कंपेयर करो तो एम ए कितना किसके बराबर आ जाएगा, माइनस क्यू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, माइनस क्यू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एम, इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। अब देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये साइन किसका, नेगेटिव का। बेटा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में नेगेटिव रिलेशन होना ये कंडीशन होती है किसकी, एसएचएम की। और एसएचएम में दिस इज कंडीशन ऑफ एसएचएम, और एसएचएम में एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। याद हो तो आपको, आपने 11th क्लास में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई वहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर है या नहीं है। कंपेयर करो इसको इससे, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एम, यही तो आएगा। भाई आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आया, आप ध्यान से देखो क्या आया है भाई, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया आपके पास, क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एम, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एम। ये होगा या नहीं होगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी इज इक्वल्स टू क्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एम। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट 3 एप्सिलॉन नॉट एम बाय क्यू रो, ये आंसर आ गया। यानी ये चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो देखिए हमने पढ़ा क्या है अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें लगा क्या, पूरा मैकेनिक्स लगा है ना। तो हमें ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर के चलनी है। कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो आपका जो चैप्टर है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो अब तक हमने टॉपिक कवर किए हैं, पूरी आपके जो पूरे फर्स्ट चैप्टर में जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। तो आइए वो न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं कुछ, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं और इस पर 1-2 न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि ये एक स्क्वायर शीट है, ये आपके पास एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। बोल रहा है इस स्क्वायर शीट से ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ है, 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। बोला स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है इस स्क्वायर से एसोसिएट जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो निकाल दो। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको मैंने अभी गोज थ्योरम वगैरह वगैरह करवाया है, तो उससे आपने क्या करना है, देखो इस यहाँ पे इस स्क्वायर की वजह से गोजियन सरफेस बनाइए। देखो अगर मैं एक क्यूब बना दूँ, एक इमेजिनरी क्यूब बना दी जाए, एक इमेजिनरी अगर हम क्यूब कंसीडर कर ले, तो ये चार्ज उस क्यूब के अंदर आ जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप ध्यान से देखिए सारी साइड 10 सेंटीमीटर है, हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी इस पूरी सरफेस के साथ ये फ्लक्स एसोसिएटेड है ना, मैंने बोला द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब। सबसे पहले तो आपने अगर क्वेश्चन को अप्रोच करना तो आपने क्या किया कि भाई आपने एक इमेजिनरी क्यूब यानी एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर की।
आपने एक इमेजिनरी क्यूब कंसीडर की और उस क्यूब के अंदर जो भी चार्ज एसोसिएटेड है उसकी वजह से फ्लक्स इतना होता है। द अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई। हम ये बोल रहे हैं एक क्यूब के पास 6 फेस होते हैं, यानी 6 फेस के पास इतना फ्लक्स है या नहीं है। हमें कौन से फेस के साथ निकालना है? सिर्फ इस फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है। एक फेस से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? 1/6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶ ओवर 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सोल्व कर लोगे क्या आपके पास आंसर आ जाएगा? क्या इसको सोल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल ईजीली आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस हमें ये एक इमेजिन करना आना चाहिए कि गॉसियन सरफेस कैसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आसान से क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप करके देख सकते हैं इनको। देखिए आपको ना 2 कोसेंट्रिक स्फीयर दिए हुए हैं। देखिए ये 2 कोसेंट्रिक स्फीयर हैं, इसके ऊपर 2q चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे 4q चार्ज है, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है। ठीक है, आपके पास 2 कोसेंट्रिक स्फीयर दिए हुए हैं, ये सेंटर है, इस स्फीयर के ऊपर 2q चार्ज और इसके यहाँ पे 4q चार्ज। बात समझ में आ रही है? बोल रहा है कि ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द 2 स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयर के से फ्लक्स जो भी एसोसिएटेड है उसका रेशियो निकालिए। तो देखिए कैसे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे इसको हमें अप्रोच करना है। तो देखिए फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस 1, तो देखिए अंदर वाले सरफेस की बात करते हैं, इस वाले स्फीयर की बात करते हैं। तो इस वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? सिर्फ 2q चार्ज है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिखोगे 2q बाई एप्सिलॉन। ये हो गया। हम दूसरे स्फीयर के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड निकालते। देखिए इस स्फीयर के अंदर ये 4q चार्ज है, बिल्कुल है। क्या इस स्फीयर के अंदर ये स्फीयर है? बिल्कुल है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2q। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 2q प्लस 4q, कितना हो गया? 6q। तो ये हो जाएगा 6q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर नंबर 2 कितना आएगा? 2q प्लस 4q, कितना आ जाएगा? 6q। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। रेशियो निकाल दो, 5:1:5:2, ऐसे निकाल दो तो कितना आ जाएगा? 2q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 6q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/3 या 1:3 आंसर। कितना आंसर आ गया? 1:3। तो ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। बोल रहा आपको एक ये क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब दिया हुआ है आपको, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और बेटे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये दिया हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 5 × 10⁵ आई कैप। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इन 2 फेसिस के साथ लिंक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन 2 सरफेसिस से निकल रहा है। बोला अगर क्यूब का जो साइड है, हर एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है 2 सेंटीमीटर है, तो इसके साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स बताइए। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस फेस का एरिया वेक्टर किधर है? इधर है। और इस फेस का एरिया वेक्टर किधर है? इधर है या नहीं है? भाई इस साइड का एरिया कितना आएगा? इस साइड का एरिया निकाल लीजिए, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? और इस साइड का भी एरिया कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा? यानी इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई 3D सरफेस है तो उसके लिए सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल ही अलाउड होता है। तो देखिए ध्यान से, भाई इसके साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स मैं 1 मान लूँ तो आ जाएगा E.A या फिर EA cos थीटा। तो E कितना आपके 5 × 10⁵ इंटू
4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर कर दिया, मीटर स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो आ जाएगा 20 इंटू 10⁻1 या फिर आ जाएगा 200, ठीक है। ये यूनिट 200 यूनिट फ्लक्स आ गया इसके साथ में लिंक होने वाला, ठीक है भाई। इसके साथ में भी लिंक होने वाला फ्लक्स कितना आएगा 200, लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 180 हो गया, cos 180 -1 होता है, तो फाइट हो जाएगा -200, है ना। यानी आप बोल सकते हो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना हो गया इसके साथ में लिंक होने वाला 0। द नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज 0। तो नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स इसके साथ में लिंक होने वाला कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है। जब भी अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे थोड़े से और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।